दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए अब वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी जो नरेंद्र मोदी सरकार कितने दिनों तक या कितने महीनों तक चलेगी इसकी बुनियाद रखेगी। वो घड़ी जिस घड़ी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक भूमिकाओं को नए गठबंधन के साथ ले जाकर तय करे या कुछ दिनों की मोहलत नरेंद्र मोदी सरकार को और दे दे। और वो घड़ी जिस घड़ी का हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर नरेंद्र मोदी पार्ट 3, नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार मोदी 3.0 इस देश के दो राजनेताओं, दो पार्टियों, दो राज्यों जिनके सामने आकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, उन राज्यों के साथ उन दोनों पार्टियों की, उन्हीं दोनों राज्यों की बैसाखियों के बूते जो सरकार वो चला रहे हैं, क्या उन बैसाखियों के बूते सरकार चलाना उन्हें पसंद है या नरेंद्र मोदी इस सरकार का वारंट खुद ही लिख रहे हैं? क्या है वो घड़ी? वो घड़ी दरअसल 23 जुलाई की घड़ी है जिसका इंतजार इस देश के 142 करोड़ आवाम को बेसब्री से है। तो सबसे ज्यादा दो राज्यों, दो पार्टियों और दो नेताओं को है, आंध्र प्रदेश और बिहार, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और यही दोनों इस सरकार का भविष्य तय करने जा रहे हैं। यूं कहें कि नरेंद्र मोदी खुद अपनी सरकार का भविष्य 23 जुलाई को तय करते या तय कराते हुए दिखाई देने जा रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं नरेंद्र मोदी? आखिर 23 जुलाई को यह सरकार रहेगी या भरभरा कर गिर जाएगी? इसकी पूरी बिसात कैसे बिछ रही है? तो दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पर आप नजर डालें। संक्षेप में मैं गिनती बता देता हूं। चंद्रबाबू नायडू तो दिल्ली आए, पता नहीं कौन सी तलखी थी, पूरी 1 लाख करोड़ से ऊपर की डिमांड रखी जो उन्हें तत्काल चाहिए। वैसे उनकी लॉन्ग टर्म डिमांड तो तकरीबन 5-6 लाख करोड़ की है। और उसके बाद नौबत ये आ गई कि छोटे से छोटे व्यक्ति से मुलाकात करते वक्त नरेंद्र मोदी जो ट्विटर पर अपने फोटो डालते हैं कि अमुक व्यक्ति से मुलाकात की, अमुक व्यक्तियों के समूह से मुलाकात की, वो फोटो नायडू के लिए नहीं डाली। स्वाभाविक है कि तलखी रही होगी, डिमांड ही बड़ी थी। और नीतीश कुमार कभी भी धमक सकते हैं। वैसे उनके दो दूत संजय झा और ललन सिंह भारी भरकम नीतीश कुमार की उम्मीदों का पुलिंदा पहले ही दिल्ली पहुंचा चुके हैं। एक पुलिंदा जो भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किए हुआ है, दिल्ली से लेकर नागपुर तक, भाजपा से लेकर संघ तक सबकी बिसात को ठंडा कर चुका है। वो तो है जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने के फैसले को नवे शेड्यूल में डालने का मुद्दा, नवी अनुसूची का मुद्दा। लेकिन उसकी चर्चा हम 23 जुलाई के कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में करने नहीं जा रहे हैं। 23 जुलाई के लिए नीतीश कुमार की भारी भरकम डिमांड है। और 23 जुलाई के लिए जो उनकी डिमांड है वो क्यों है, तो चलिए अब आपके सामने बता ही देते हैं कि पूरा मामला क्या है। 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट आने वाला है। और उस आम बजट की उम्मीद इस देश की जनता को है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और उस बजट में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, जो पता नहीं कितने दिनों तक सरकार चलेगी, कितना लंबा कार्यकाल रहेगा या कितना छोटा कार्यकाल रहेगा, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सरकार की दशा और दिशा क्या है, इस सरकार की वित्तीय सेहत क्या है, और सरकार की वित्तीय सेहत इस देश के लोगों की वित्तीय सेहत को सुधारने में कितनी मददगार है, वो सब कुछ सामने आने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा जिन दो राज्यों की बैसाखियों के बूते नरेंद्र मोदी सत्ता में है, और ये दो बैसाखियां जो कभी भी एनडीए की जगह इंडिया की सरकार बनवा सकती हैं, उन बैसाखियों की उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, ये इसी दिन निर्मला सीतारमण के बजट में, जो लगातार 7वां बजट वो पेश करेंगी, उस बजट में आपके सामने आएगा। तो क्या है इन दोनों राज्यों की डिमांड जिसके सहारे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 23 जुलाई के बजट के माध्यम से अपनी सरकार का भविष्य खुद ही लिखने जा रहे हैं कि यह सरकार कितने दिनों तक चलेगी या कितनी जल्दी जाएगी। क्योंकि इन दोनों की डिमांड को पूरा करना भी आसान नहीं है और पूरा किए बिना सरकार का चलना भी आसान नहीं है। एक एक कर शुरू करते हैं। शुरुआत बिहार से ही करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आर्थिक तौर पर क्या चाहिए? वही पैकेज चाहिए
जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार के बंटवारे के वक्त बिहार को देने का वादा किया था। जब वर्ष 2000 में बिहार को बांटकर, बिहार के 14 लोकसभा सीटों वाले इलाके को बांटकर अलग झारखंड राज्य बनाया गया, तब बिहार के तमाम खनिज संपदा झारखंड के हिस्से चले गए। कई बड़े शहर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर, जमशेदपुर जैसी औद्योगिक नगरी, धनबाद जैसी कोयला नगरी, सेल का बसाया हुआ बोकारो, रांची की वादियां, ये सब कुछ झारखंड को मिल गए थे। बिहार को मिला क्या था? बाढ़, बालू और राष्ट्रीय जनता दल मिला तो लालू भी मिले बिहार को। लेकिन आर्थिक तौर पर बिहार इस देश में सबसे निचली पायदान पर खड़ा है। प्रति व्यक्ति आय बिहार की बमुश्किल 50,000 पहुंची है, जब इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख के आसपास है। सोचिए, औसत राष्ट्रीय आय, जो प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय है, उससे बिहार 1/3 भी नीचे है, 1/3 के करीब नीचे है। और बिहार में उद्योगों के नाम पर आप देखें तो कुछ नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, इसके अलावा नीतीश कुमार ने भारी भरकम मांगों का पुलिंदा थमा दिया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों के लिए मेट्रो की बात कर दी। पटना मेट्रो अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन इन 3 शहरों के लिए भी मेट्रो मांग दी। बिहार को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए भारी भरकम पैकेज और सेंट्रल टैक्सेज में रियायत की मांग, और इन सब से आगे बढ़कर विशेष राज्य के दर्जे की मांग। यहां भी 1 लाख करोड़ से कम की डिमांड आपको अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो वो नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो पैकेज देने की बात हो रही थी वो तो 30-40 हजार करोड़ की थी, जो आज से 24 साल पहले जब झारखंड बना था। लेकिन 24 साल पहले के 30-40 हजार करोड़ आज कितने होंगे? देखा जाए तो कम से कम 2 लाख करोड़ से कम नहीं होंगे। क्या वो पैकेज नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की वित्तीय सेहत के खस्ताहाल दौर में देने की स्थिति में है? बात चंद्रबाबू नायडू की करें तो कल ही मैंने आपको बताया था कि उन्हें तो पैसे बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन तत्काल उन्होंने 1 लाख करोड़ की बात कर दी। राजधानी, जो विश्व स्तरीय शहर बसा रहे हैं, वो जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती को बसाना, उस अमरावती के लिए तत्काल 50,000 करोड़ चाहिए। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए उन्हें पैसे चाहिए। विकसित भारत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो 75,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है कि अनुमानित पूरे देश के लिए मोदी जी का है, उसमें से 10,000 करोड़ अकेले उन्हें चाहिए, वो भी तत्काल चाहिए। आगे तो और चाहिए, और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें पैसे चाहिए। राज्य की वित्तीय स्थिति अलग खराब है। तकरीबन 13 लाख करोड़ का कर्ज आंध्र प्रदेश पर है। तो एक तरफ नायडू की डिमांड 16 सांसदों के बूते, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की डिमांड 12 सांसदों के बूते, और इन्हीं 28 सांसदों वाली 2 पार्टियों के पास पूरा खाका। नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक टिकी रहेगी इस पेंडुलम में? और पेंडुलम में झूलती हुई सरकार कभी यहां गिरा, कभी वहां गिरा, या दोनों के चक्कर में खुद ही गिरा, उस स्थिति में तो आकर नहीं खड़ी हो जाएगी। यह सरकार 56 इंच वाली नहीं है। यह सरकार एक अकेला कितनों पर भारी वाली नहीं है। यह सरकार उस स्थिति में नहीं है कि सीबीआई और ईडी के नाम से किसी को डरा सके। यह सरकार उस स्थिति में भी नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन जैसे फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर सके। यह सरकार उस स्थिति में भी नहीं है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों को तोड़ सके। और यह सरकार उस स्थिति में भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत, जो 2014 से लेकर 2024 तक पूरे देश ने जिस प्रकार से देखा है, यूं कहें कि झेला है, क्या वो आगे 2047 तक की जो बात कर रहे हैं, जनता के मन में जो डर है, वो आलोचनाओं के केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लाता है। तो नीतीश और नायडू और नीतीश, ये दोनों क्या करने वाले हैं? जी हां, इंतजार कीजिए 23 तारीख का। 23 तारीख को इन दोनों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन बाहें फैलाए खड़ा है। चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या सलूक किया गया? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्हें जेल जाना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू के साथ और क्या सलूक हुआ? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 2014 में मोदी जी के नाम पर भरोसा करके, अच्छे दिनों की आस लगा करके इस देश की आम जनता के साथ, शायद टीडीपी को भी अच्छे दिनों की आस थी और उसमें सत्ता में आई थी। बीजेपी के साथ गठबंधन किया, सरकार बनी, लेकिन मोहभंग भी जल्दी हो गया। नौबत तो ये आ गई कि चंद्रबाबू नायडू को उसी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। क्या क्या नहीं कहा चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के बारे में।
उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो सारे शब्द आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरह की आलोचना, किस तरह के शब्दों में आलोचना की थी नरेंद्र मोदी की। अब वो व्यक्ति, उसे पैकेज भी ना मिले, उसे अपनी मांगे भी पूरी ना हो, और जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर देवेगौड़ा और गुजराल सबसे चुटकियों में अपनी मांगे पूरी करवा लेने का मादा रखता हो, जो यूनाइटेड फ्रंट का कन्वेनर रहा हो, दो प्रधानमंत्री उस यूनाइटेड फ्रंट से निकले उस दौर में कन्वेनर रहा हो, और जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन की सबसे ऊंची कुर्सी अपनी पार्टी के लिए पहले ही रिजर्व कराकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने आसानी से अपनी मांगे मनवाने का मादा रखने वाला नेता हो, वो नरेंद्र मोदी के साथ, उनके चुनावी हिंदुत्व के साथ, देवताओं के देवता वाली उनकी तथाकथित छवि के साथ और नॉन बायोलॉजिकल अवतार की इस अवतारवाद के दौर में जिस प्रकार से वापसी हुई है, उस अवतारवाद के साथ क्या चंद्रबाबू नायडू खड़े हो पाएंगे? याद कीजिए, ये वही नायडू हैं जो अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बने थे। तो जो अपने ससुर एनटी रामाराव के भी नहीं हुए, क्या वो नरेंद्र मोदी के हो जाएंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ टिके रहेंगे? ये सवाल मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। बात नीतीश कुमार की करते हैं। नीतीश कुमार, ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे हैं। लुधियाना रैली 2009, नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़कर नीतीश कुमार का, अपने बिहार के समकक्ष का, यानी दोनों तब मुख्यमंत्री थे, एनडीए की लुधियाना रैली में हाथ पकड़कर सबके साथ फोटो खिंचा ली हाथ उठाकर। वो फोटो पटना में लग गई 2010 में। फिर मोदी समेत सभी भाजपा नेताओं का डिनर कैंसिल कर दिया, मुख्यमंत्री आवास का डिनर कैंसिल कर दिया गया। उसके आगे बढ़कर देखें, नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बनाए जा रहे थे, नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया। उसके आगे बढ़कर देखें, संघ मुक्त भारत की बात नीतीश कुमार ने की। उसके भी आगे बढ़कर देखें, वापस आए जरूर, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ कभी वो तारतम्य नहीं बन सका। उसके भी आगे बढ़कर देखें, रिश्ता फिर टूटा, और रिश्ता टूटा तो नीतीश कुमार एक विपक्षी महागठबंधन की बुनियाद रचने चल दिए। वो काल चक्र की परिस्थितियां जिस पर चर्चा ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उस चर्चा के साथ साथ आलोचनाओं के केंद्र में कई लोग आते हैं और उन लोगों में नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर होता है। आज का मुद्दा भी वो नहीं है, अन्यथा उसकी चर्चा हम जरूर करते हैं। किन परिस्थितियों में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने अपने द्वारा गढ़े गए इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ दिया था, और आज की तारीख में जब परिस्थितियां ऐसी है कि न खुदा मिला न विसाले सनम की स्थिति अगर 23 जुलाई को पैदा होती है, तो सबसे पहले नीतीश कुमार के सामने क्रेडिबिलिटी का संकट होगा, चंद्रबाबू नायडू के सामने क्रेडिबिलिटी का संकट होगा। नीतीश कुमार के सामने जो क्रेडिबिलिटी का, भरोसे का संकट होगा वो ये होगा कि आरक्षण का मुद्दा 11 सांसदों के बूते, 11 लोकसभा एमपी के बूते जयललिता ने नरसिम्हा राव से 9वीं अनुसूची में डलवा लिया था। आप 12 सांसद लेकर क्या कर रहे हैं कि आप डलवा नहीं पा रहे, विशेष पैकेज भी नहीं ले पा रहे, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं ले पा रहे, जो केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता है वो नहीं ले पा रहे, टैक्स में रियायत नहीं ले पा रहे। बिहार के बच्चे, इस देश के आईटी वर्कफोर्स का तकरीबन 1/3 बच्चा बिहार का है, 1/3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगभग बिहार के हैं। एक आईटी सिटी नहीं डेवलप कर रहे हैं। बिहार के बच्चे जाकर हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा में काम कर रहे हैं। ये सारे जवाब नीतीश कुमार को जनता के बीच देने होंगे। और जब 23 जुलाई उनके हाथ नहीं आई, 23 जुलाई की तारीख बिहार के लोग बेसब्री से नजर लगाए बैठे हुए हैं कि उस दिन होता क्या है, क्या झुनझुना मिलता है या वाकई कुछ मिलता है। ठीक इसी तरह चंद्रबाबू नायडू की स्थिति है कि आखिर 3/4 बहुमत में रहने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री उनके साथ जब वो मांगों का पुलिंदा लेकर आते हैं तो उनके साथ की फोटो ट्विटर पर नहीं डालते। क्या उनकी मांगों से इतनी एलर्जी या इतनी परेशानी है? और 23 जुलाई की बजट में उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जनता, जिसने नायडू को 3/4 बहुमत दिया है अभी 20-25 दिन पहले, वही जनता सवाल पूछेगी, आप क्यों खड़े हैं नायडू बाबू, आप क्यों खड़े हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उन नरेंद्र मोदी के साथ जिनकी सरकार में तमाम जलालत आपको झेलनी पड़ी है, राज्य के लिए भी नहीं मिल पा रहा। तो 23 तारीख का इंतजार
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी है, आंध्र प्रदेश और बिहार को भी है। और नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता कब तक बनी रहेगी, स्टेबिलिटी के नाम पर स्टेटस को की स्थिति कब तक बनी रहेगी, इस बात का फैसला भी 23 जुलाई को होने जा रहा है। महज 17 दिनों बाद होने जा रहा है कि आखिर इस देश में नई सरकार बनेगी, आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिला क्या अपने लिए, अपने राज्य के लिए, और आखिर तमाम तरह की राजनीतिक आलोचनाओं के केंद्र में आए ये दोनों नेता क्या आलोचनाओं को यूं ही सहते रहेंगे या अपनी राजनीतिक शिनाख्त को एक सांप्रदायिक माने जाने वाली ताकत के साथ जोड़ने की बजाय इस देश की सेकुलर विचारधारा के साथ ले जाना पसंद करेंगे। तो देखते रहिए और दिल थाम कर इंतजार कीजिए 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। बजट का हलवा निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार के लिए मीठा होता है या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए मीठा होता है। दोनों के लिए मीठा नहीं हो सकता। अगर नीतीश नायडू के लिए हलवा मीठा होगा तो मोदी सरकार की वित्तीय सेहत के लिए वो तीखा होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हलवा मीठा की जगह जो हलवा सेरेमनी होती है नॉर्थ ब्लॉक में, वो हलवा सेरेमनी का हलवा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर तीखा हुआ तो तय मानिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए वो हलवा मीठा होगा। तो देखते जाइए किसके लिए तीखा और किसके लिए मीठा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।